हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ा था। ओके, तो मैंने बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट्स वो सब्सटेंस होता है या वो रिएक्टेंट में से वो कंपाउंड होता है या वो एलिमेंट होता है, ठीक है, या वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो और जो डिसाइड करे कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि लिमिटिंग रिएजेंट, सपोज करो ए और बी आपस में रिएक्ट करके कोई सी बनाते हैं। ठीक है, अब अगर केमिकल कंपाउंड जब भी फॉर्म करते हैं हम लोग, केमिकल कंपाउंड की जब भी फॉर्मेशन होती है तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट का रेशो होता है बाई मास के, भाई इतने मास के साथ ये रिएक्ट करता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में तुम्हें एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो उसमें हमेशा हमें 3 ग्राम कार्बन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी, तब हम लोग को 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ये इसका सिंपलेस्ट रेशो। इस तरह से मैंने हाइड्रोजन का बताया था, वाटर की फॉर्मेशन बताया था कि हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तब आपको 9 ग्राम वाटर मिलेगा। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशो। तो ये सिंपलेस्ट रेशो, ठीक है। सो आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो सब्सटेंस होता है। अभी तो हम लोगों ने फिक्स ले लिया कि भाई 1:8 का रेशो हम लोगों ने किस में ले लिया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इस तरह से 3:8 यानी 3 ग्राम कार्बन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन ले ली, तो 11 ग्राम हमारे पास क्या बन गई है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। लेकिन ये हमेशा आप इस फिक्स रेशो में नहीं लेते, कभी आप कोई चीज़ ज़्यादा ले लेते, कभी आप कोई चीज़ कम ले लेते हैं। अगर ऐसा होता है ऐसा होता है तो ऐसा नहीं कि कितना भी कंपाउंड बन जाएगा। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको पिछले क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि अगर सपोज करो आपको एक साइकिल बनानी है और आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है साइकिल, तो सिर्फ व्हील और सीट नहीं है, सिर्फ व्हील और सीट नहीं है। तो व्हील और सीट नहीं है तो सपोज करो आप मार्केट गए, आप 10 सीट लेकर के आए और 12 व्हील लेकर के आते हैं, ठीक है, और आप साइकिल बनाने की कोशिश करते हैं। तो बताइए सारा सामान अवेलेबल है, अब आप 10 सीट है आपके पास और 12 व्हील है, कितनी कंप्लीट साइकिल बन पाएंगी? तो मैंने बताया था, आप लोगों ने बोला था कि सर 6 कंप्लीट साइकिल बन पाएंगी, क्योंकि 12 व्हील से हम लोग 6 कंप्लीट साइकिल बना लेंगे। हमारे पास सीट तो अवेलेबल है 10, लेकिन उसके लिए बाकी के लिए हमारे पास व्हील अवेलेबल नहीं है। व्हील हमारे पास सिर्फ 6 कंप्लीट साइकिल के ही अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 साइकिल बनी है वो किसके ऊपर डिपेंड करी है? जो चीज़ हमारी कम पड़ गई। हमारी कम कौन सी चीज़ पड़ी है? आपको पता है कि व्हील हमारे कम पड़ गए क्योंकि हमारे पास सीट एक्स्ट्रा में थी। तो व्हील हमारे जो कम पड़े हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हमारे पास, मतलब जो हमारे व्हील है उसी के हिसाब से हमारी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, यानी हमारा जो सब्सटेंस है वो पूरा बनेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो डिसाइड नहीं करता कि कितना कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो बाकी का बचा है वो रह जाएगा। इसी तरह से अगर फिर मैंने आगे एग्जांपल दिया था कि अगर आप 5 सीट लेते हैं, इफ यू टेक द 5 सीट्स, अगर आप 5 सीट लेते हैं और उसके साथ 12 व्हील लेते हैं, तो कितनी साइकिल बनेगी? तो फिर 5 साइकिल्स बनेंगी। क्योंकि 5 साइकिल्स क्यों बनेंगी? क्योंकि 5 साइकिल्स के लिए 10 व्हील यूज हो जाएंगे। बाकी जो छठी साइकिल होगी उसके लिए व्हील तो है हमारे पास लेकिन सीट नहीं है, तो कंप्लीट साइकिल सिर्फ 5 बनेगी। तो यहाँ पर कम कौन पड़ रहा है? यहाँ पर सीट कम पड़ रही है। यहाँ पर कम कौन पड़ रहा था? पहले व्हील कम पड़ रहे थे। तो पहले व्हील के हिसाब से साइकिल बताई थी आपने 6, और अब जो बताया है आपने सीट के हिसाब से साइकिल बताई है 5। तो जो कम पड़ता है उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब मैंने बताया था पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग को डिस्कस करना होता है। लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, सो हम लोग वो क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए। तो ये हमारे पास एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को गिवन है कि 50 kg ऑफ अमोनिया रिएक्ट कर रहा है 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस से, और दोनों को मिक्स करके रिएक्शंस, मतलब ये हाइबर प्रोसेस से बनती है अमोनिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि कितना आपको अमोनिया, मतलब कितना आपको अमोनिया प्रोड्यूस होगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस, कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, और इसमें ये भी बताना होगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट ऑल्सो। सो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कैसे डील करेंगे? तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हम लोग को बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है कि N2 जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस के साथ तो वो क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म दी अमोनिया NH3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये N2 + 3H2 gives you 2NH3, हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और इसका रेशो अगर हम लोग सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो ये दिख रहा है आपको कि 28 जब रिएक्ट करेगा 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ तो आपको 34 ग्राम अमोनिया मिलेगा, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट रेशो अगर आप इसको कट करेंगे एंड यू विल गेट 14 ग्राम
जब रिएक्ट करेगा 3 ग्राम के साथ तो आपको 17 ग्राम अमोनिया मिलेगा। 2 से कट करने के बाद आपके पास ये आ गया। अभी आपको गिवन है, आप इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि अगर आप इसको केजी में करना चाहें तो 14 केजी रिएक्ट करेगा 3 केजी के साथ तो आपको 17 केजी अमोनिया मिलेगा। लेकिन आपको गिवन कितना है, आपको गिवन है 50 केजी, ठीक है, और यहाँ पर आपको 10 केजी गिवन है, ठीक है। सो आपको बताना है कि कितना अमोनिया बनेगा। तो सबसे पहले ये वाला जो रेशो है, ये रेशो जो है 14:3 का रेशो है, और ये वाला रेशो जो है वो 5:1 का रेशो, तो रेशो डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इसमें रेशो फिक्स ना होने की वजह से इसमें कोई ना कोई जो सब्सटेंस है वो एक्सेस में है, वो कुछ ना कुछ जो दूसरा वाला है, जब एक एक्सेस में होगा तो दूसरा लिमिटिंग में होगा। तो हम लोग को इसमें लिमिटिंग रीजन पता करना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग रीजन पता करने के लिए सबसे सिंपल, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसका प्रोडक्ट कितना आया 140 और इसका प्रोडक्ट कितना आया 150। जो ज़्यादा होगा, विच वन इज मोर, जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है, जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा आया वही लिमिटिंग रिएजेंट है, वही लिमिटिंग रिएजेंट है। सो हियर द प्रोडक्ट इज 150, तो हम बोलेंगे दिस वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आया, कोई डाउट इसमें? नाउ वी हैव फाइंड आउट दी लिमिटिंग रिएजेंट। हम लोग को पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से मैंने बताया था तुमसे कि लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है, ठीक है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सीट कम पड़ रही थी तो सीट के हिसाब से साइकिल बताई थी आपने, व्हील कम पड़ रहा था तो व्हील के हिसाब से बताया था। तो आपको बताना है सिंपल कि 10 केजी हाइड्रोजन से कितने केजी अमोनिया बनेगा, बस आपको ये बताना है। कि अब जो डिसाइड करेगा, डिसाइडिंग फैक्टर जो है ये नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर अब ये नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा ये है, तो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा सब्सटेंस कितना बनेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं बोलता हूँ कि जब 3 केजी अमोनिया हाइड्रोजन गैस होता है तो आपसे बनता है, आप बनाते हैं 17 केजी अमोनिया, ठीक है। 3 ग्राम जब यूज होता है हाइड्रोजन तो 17 केजी अमोनिया बनता है। सो 1 केजी जब यूज होगा तो कितना बनेगा, 17/3 केजी, गॉट इट, 17/3 केजी बनेगा। तो आप बताइए मुझे कि अगर मेरे पास 10 केजी है, ये 10 केजी है, तो कितना बनेगा, 17 × 10/3 केजी। सिंपल मेथड है, समझ में आया? ओके, कॉपी करो। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 170/3, और आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 170 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 5, हाँ, तो 56 पॉइंट समथिंग आएगा ना। सो यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, 0, 56, ठीक है। तो फिर 18, फिर 2 बचेगा तो 56.6। सो अप्रॉक्सीमेट आपके पास जो बनेगा दैट विल बी तो 56.67 केजी अमोनिया आपके पास बनेगा। समझ में आया, गॉट इट, डिसाइड किया। तो चलिए इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए मुझे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे पास सपोज कीजिए कि 50 केजी मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और मेरे पास लगभग 1000 केजी मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस, ठीक है। तो बताइए वाटर फॉर्मेशन कितना होगा, वाटर फॉर्मेशन बताइए कितना हो, ठीक है। और लिमिटिंग रिएजेंट बताइए कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, तो आराम कह रहा है कि 450 और तुम कह रही हो 250, चलो चेक करते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझना कि अभी हम लोग को फिर से एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी वाटर के लिए, ठीक है। तो वाटर के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, H2 when react with 2H2 when react with O2 will gives you 2H2O, ठीक है। हमारे पास ये रिएक्शन आ गई। अब हम लोग को पता है कि इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है कि वो केजी में अगर लिखोगे तो 1 kg विल रिएक्ट विद 8 kg ऑफ ऑक्सीजन एंड विल गिव्स यू 9 kg ऑफ वाटर, ठीक है। ये सिंपलेस्ट रेशियो है, आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको कितना गिवन है, 50 kg आपको हाइड्रोजन गिवन है और 1000 kg आपको क्या गिवन है,
दैट इज दी ऑक्सीजन गैस गिवन है, ठीक है। और तो बताना है कि कितने केजी वाटर की फॉर्मेशन होगी और लिमिटिंग रीजन कौन सा है। तो सिंपल से ये है कि आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर और आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में, ये तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 1000 kg आ गया, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 40, तो सिर्फ 400 kg आया। तो बाकी का 400, ये 1000 kg है, 400 kg आया, ठीक है। तो जो ज़्यादा है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, याद रखना, जो ज़्यादा है वही लिमिटिंग रिएजेंट है। सो हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट आया, तो हमारे पास ये ज़्यादा प्रोडक्ट आई है, तो हमारे पास हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, दिस वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब हम लोग को यही डिसाइड करना है कि अब हमें हाइड्रोजन बताएगा कि कितना वाटर बनेगा। 50 kg के हिसाब से हम लोग बनाएंगे, हम लोग 1000 kg के हिसाब से नहीं बनाएंगे, हम लोग 50 kg के हिसाब से बनाएंगे। सो 50 kg हमारे पास है, 50 kg से कितना वाटर बनेगा, कितना वाटर बनेगा। तो हम लोग को पता है कि जब 1 kg हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है तो 9 kg वाटर बनता है, 9 kg H2 बनता है। तो सिंपल है कि अगर 50 kg बनेगी, 50 kg रिएक्ट करेगी तो 50 kg हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी तो 9 × 50 kg वाटर बनेगा, दैट विल बी 450 kg, इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, समझ में आया, गॉट इट, नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन दे रखा है, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग इसकी भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि जब 1 मोल यानी 1 मोल ऑफ ए, या फिर मैं बोलूँ A व्हेन रिएक्ट विद B2 विल गिव्स यू AB2 कंपाउंड आपको देता है। तो आपको बताना है कि इसमें अगर लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं है, कि अगर जब 300 एटम्स A के रिएक्ट करते हैं 200 एटम्स B के साथ, तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सेकंड उसमें दे रखा है कि अगर 2 मोल्स A रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ B के साथ, तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आगे आपको बताना है कि अगर 100 एटम्स ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं 100 एटम्स ऑफ B के साथ, ठीक है। और फोर्थ केस में आपको बताना है कि अगर 5 मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं 2.5 मोल्स ऑफ B के साथ, तो बताना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो फटाफट से बताइए मुझे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो पहले केस में मुझे बताइए कि जब 300 एटम्स, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसको रफ में लिख लीजिए इस तरह से A + B2, और अगर आपको एटम्स दे रखे हैं ना, तो आपको एटम्स के हिसाब से ही करना होगा। इसमें आपको पता है कि ये 1 एटम है और ये 2 एटम है, आपस में इनका रेशो है 1:2 का, यानी 1 एटम A का, और B2 के नहीं बोला यहाँ पे B2 नहीं लिखा कि B2 के 200 मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स की बात चल रही है, ठीक है। सो यहाँ पर है कि अब 1 एटम A का और 2 एटम B के जब रिएक्ट करते हैं तो AB2 बनता है। सो अगर मैं 300 ले लेता हूँ इसको, और इसको मैं ले लेता हूँ 200, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करी, इसकी इधर मल्टीप्लाई करी, तो ये इधर आएगा आपका प्रोडक्ट दैट इज 600, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 200। तो जो ज़्यादा है वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, B, यानी B के जो एटम्स है वो कम पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके साथ मैं पूछता हूँ आपसे, तो बताइए कि आपको कितने मॉलिक्यूल AB2 के मिलेंगे जब ये आप रिएक्शन कराएंगे, तो आपको कितने मॉलिक्यूल AB2 के मिलेंगे। ओके, तो आपको ये डाउट है कि आपको कैसे पता चलेगा कि 2 से, तो बेटा ये देखो गिवन है ना क्वेश्चन में कि जब 1 एटम A का और 2 B2 का मतलब क्या हुआ, B के 2 एटम्स है, तो जब 1 एटम A का और 2 एटम्स B के, एटम्स की बात चल रही है यहाँ पे, मॉलिक्यूल की बात नहीं चल रही, याद रखना ये बात। तो जिसकी बात चलेगी उसी के हिसाब से, एटम की बात चल रही तो एटम की लिखेंगे। तो 1 एटम A का और 2 एटम्स B के जब रिएक्ट करते हैं तो 1 AB2 बनता है कि नहीं बनता, बनता है ना। अब इसको तो अब हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिया, तो जब हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिया तो ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब इसकी तो बात ही नहीं है। अब बात फॉर्मेशन जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, इस पर, उसको तो देखना ही नहीं है, एक्सेस वाले को नहीं देखना। अच्छा ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि 2 से जब ये 2 होते हैं तो उससे कितना बनता है, ये 1 मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये 2 है तो उससे AB2 बनता है
एक। सो अगर आपके पास ये एक होगा, बी का एक मॉलिक्यूल होगा तो Ab2 कितने बनेंगे? हाफ। तो अगर आपके पास ये 200 है तो कितने बनेंगे? हाफ इंटू 200, यू विल गेट 100। सो 100 मॉलिक्यूल ऑफ Ab2 विल बी फॉर्म्ड। समझ में आया? समझ में आया पक्का? अगले वाले में हम लोग को जो दे रखा है ना, वो मोल दे रखा है, मोल। तो आपको पता है कि एक मोल इसका, और यहाँ पर B2 जो है ना, वो B के एटम्स की बात चल रही है, यहाँ पर B2 के मॉलिक्यूल की बात नहीं चल रही है। ठीक है? सो 2 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B। ठीक है, यहाँ पर बात चल रही है 2 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास मोल दे रखा है, तो आपको पता है कि इसके 2 मोल होंगे। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जब आपके पास 2 मोल्स ऑफ A होंगे, ठीक है, और 3 मोल्स ऑफ B होंगे, तो उससे कितना बनेगा? तो 2 मोल्स ऑफ A और 3 मोल्स ऑफ B। आपको पता होना चाहिए कि एक मोल जब इसका रिएक्ट करता है और 2 मोल B के, B2 की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, B2 का 1 मोल है, लेकिन B की कितने हैं? 2 मोल्स। ठीक है, आप इसको दे रखा है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इधर मिलेगा 3, उधर मिलेगा 4। तो एक तरफ आया 3 और एक तरफ आया 4, जिस तरफ ज़्यादा है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो यही डिसाइड करेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा, कितना बनेगा। सो आपको पता है कि 2 मोल से, जब ये 2 मोल B के होते हैं हमारे पास, तब हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है Ab2 का। Ab2 का एक मॉलिक्यूल मिलता है, पता है ना, एक मॉलिक्यूल मिल रहा है इसका, एक मॉलिक्यूल। तो जब 2 मोल ऑफ B, 2 मोल और 2 मोल ऑफ B, B2 नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिर से बोल रहा हूँ, B2 नहीं बोल रहा हूँ मैं, B बोल रहा हूँ। 2 मोल्स ऑफ B से आपको एक मोल मिलता है, तो एक से कितना मिलेगा? यू विल गेट 1/2 मोल्स ऑफ Ab2। सो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा कि आपको 3 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 3 से कितना मिलेगा? यू विल गेट 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यानी 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ Ab2, या मोल अगर पूछा गया तो मोल में मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये इतने मोल्स, यानी एक मोल नहीं, आपको यहाँ पर ये 1.5 मोल मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? गॉट इट? तो आपको 1.5 मोल मिलेगा Ab2 का। ठीक है, Ab2 का। अब मुझे बताओ 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 एटम्स ऑफ B। अच्छा, हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन, ऊपर जो क्वेश्चन था हमारा, उस क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पर 200 मॉलिक्यूल दे रखा है बेटा B का, और हमने दोनों के एटम्स ही कंसीडर कर लिए कि इसके भी एटम्स है, इसके भी एटम्स है। सो इसका मॉलिक्यूल दे रखा है, यानी इस दफ़ा 200 मॉलिक्यूल दे रखा है। ठीक है, दिस इज द 200 मॉलिक्यूल। ये आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ना कि एटम्स, और हम लोगों ने कंसीडर कर लिया इसको एटम। सो अगर ये 200 मॉलिक्यूल होता और ये 300 एटम्स होते, तो फिर कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होता? बस लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, कौन क्या बनेगा ये छोड़ो। तो इसका सिंपल सा तरीका यही है कि आप इसको फिर से मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखिए, जैसे जैसे गिवन है। ठीक है, जैसे गिवन होगा बस वैसे ही लिखना है, कोई ज़्यादा चालाकी नहीं करनी है इसमें। सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, सिंपल होती हैं। आपको पता है कि एक एटम इसका A का, और एक मॉलिक्यूल B का जब रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल B2 जो है वो एक मॉलिक्यूल है, B2 एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स हैं, तो एक एटम A का, एक मॉलिक्यूल B का आपस में जब बनते हैं तो वो Ab2 बनाते हैं। तो अगर मेरे पास ये 300 हो जाए और ये मेरे पास 200 हो जाए, ठीक है, 200 मॉलिक्यूल्स हो जाए, मॉलिक्यूल्स और इसके एटम्स, तो कौन सा कम पड़ेगा? इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर कम मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट 200, और इधर आपको मल्टीप्लाई करके आएगा 300। जिस तरफ ज़्यादा हुआ इस तरफ 300 हुआ, और इस तरफ 200 हुआ। जिस तरफ ज़्यादा होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो इस बार भी B2 ही लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आया? गॉट इट? सो इस तरह से
इस तरह से। अब अगले वाले क्वेश्चन में बताओ फटाफट से, इसमें बताओ और ये बताओ फटाफट से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फटाफट से करके दिखाओ। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को कंसीडर करते हैं कि 100 एटम्स, जर्नल पे लिखेंगे, जर्नल जो होता है कि एक एटम इसका, और एटम की बात चल रही है, एटम की ही, बी की भी एटम की ही बात चल रही है, मॉलिक्यूल की बात नहीं चल रही। तो बी में कितने एटम्स हैं बताओ, 2। तो एक एटम ए का और 2 एटम बी के जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, Ab2 मॉलिक्यूल बनता है। तो आपको इसके 100 दे रखे हैं, ये भी 100 दे रखे हैं, तो इस तरफ इसकी मल्टीप्लाई करो, इस तरफ इसकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आपको 200 आएगा इस तरफ, तो इधर बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। उसी तरह से A प्लस B2 विल गिव्स यू AB2। अब की बार आपको इसका मोल की बात करता हूं मैं, और यहाँ पर मोल जो है ना, कोई बात नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे पास जो 5 मोल है, ठीक है, 5 मोल A के दे रखे हैं और 2.5 मोल B के दे रखे हैं, B2 के नहीं दे रखे, याद रखना ये बात, B2 के मोल नहीं दे रखे हैं, याद रखना है, A के मोल दे रखे हैं, B के मोल दे रखे हैं, B2 के नहीं दे रखे हैं। तो आपको 1 मोल इसका और 2 मोल, क्योंकि B की बात चल रही है, B2 की बात नहीं चल रही है, तो 1 मोल A का और 2 मोल B के जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो AB2 बनता है। तो यहाँ पर 5 ले लिया हमने और यहाँ पर हमने 2.5 ले लिया, इधर इसकी मल्टीप्लाई करी, इधर इसकी मल्टीप्लाई करी, ठीक है। सो इस तरफ हमारे पास जो आएगा वो 2.5 आएगा और उस तरफ हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा, 10। तो जिस तरफ ज़्यादा आएगा वही लिमिटिंग एजेंट, हर किसी में B ही हमारा लिमिटिंग एजेंट है। समझ में आया, गॉट इट, ठीक है। चलो अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करके दूसरे टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। ओके, सिंपल सा अनदर एक नया क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जिसमें आपको गिवन है कि डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं और वो अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं। आपको गिवन है कि अगर 2 kg यानी 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ का मतलब क्या हुआ कि 2 kg और 1 kg आपके पास हाइड्रोजन, 2 kg नाइट्रोजन और 1 kg हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो बताइए कितना अमोनिया फॉर्म होगा, बताइए फटाफट से। लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कीजिए पहले। आपको इसका सिंपलेस्ट रेशियो पता है क्या होता है, N2 + 3H2। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इसमें आपको पता है कि 14 ग्राम अमोनिया जब नाइट्रोजन गैस जब रिएक्ट करती है 3 ग्राम के साथ, तो आपको 17 मिलता है, 17 ग्राम मिलता है, 17 ग्राम अमोनिया मिलता है। तो इसको आप केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 14 kg जब रिएक्ट करेगा 3 kg के साथ, तो आपको 17 kg मिलेगा। और आपको ये कितना गिवन है, 2 kg आपको ये गिवन है और 1 kg आपको हाइड्रोजन गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट से, ये इधर आ जाएगा 14, उधर आ जाएगा कितना, 6। तो जो ज़्यादा है वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर 14 आया तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट। अब मुझे फटाफट से, तो हाँ, तो अब मुझे बताइए कि कितना ग्राम, सॉरी कितना केजी या कितना ग्राम आपको अमोनिया मिलेगी। और मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन इसी में तुम्हें दिया है कि बताइए कितना अमोनिया बनेगा। तो मैंने बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनता है। तो आपको पता है कि 14 kg जब होता है तो उससे 17 kg अमोनिया बनता है। तो 1 kg से कितना बनेगा, दैट विल बी 17/14 kg बनेगा। तो आपके पास 2 kg गिवन है ये, तो 2 kg से कितना बनेगा, 17/14 × 2 कट करोगे यू विल गेट 7। तो 17/7 kg आपको मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। 17/7 kg आपको अमोनिया मिलेगा। अब सवाल ये नहीं है कि अमोनिया कितना मिलेगा। अब से पूछा गया थर्ड पार्ट में कि विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट, कोई सा रह जाएगा रिएक्टेंट, हाँ कौन सा रह जाएगा, जो ज़्यादा अमाउंट में है, मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, जैसे कि हाइड्रोजन, वो बचा रह जाएगा। पूछा गया इफ यस विच वन, कौन सा, यानी हाइड्रोजन बचा रहेगा, व्हाट वुड बी इट्स मास, कितना बचा रह जाएगा। सो आपको पता है कि अब आपको इम्पोर्टेंटली देखना है कि कितना बचा रह जाएगा, ये कितना बचा रह जाएगा, ठीक है। सो इम्पोर्टेंटली हम लोग को समझना होता है कि ये जो 2 kg है इसके हिसाब से कितना, जब 14 kg जब यूज़ होता है, मतलब 14 kg ये होता है, तो जब इसमें से ये 3 kg यूज़ होता है, ठीक है। तो जब ये 2 kg होगा तो ये कितना यूज़ होगा। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है,
देखो हमेशा याद रखना, जो हम लोग को निकालना होता है ना उसको हम लोग इस तरफ लिखते हैं। हम लोग को निकालना है हाइड्रोजन कितना यूज होगा, नाइट्रोजन के हिसाब से हाइड्रोजन कितना यूज होगा। तो मैं लिखूंगा कि जब 14 kg होता है, 14 kg होता है तो हाइड्रोजन जो यूज होता है दैट वो यूज होता है 3 kg। तो जब 1 kg नाइट्रोजन होता है तो कितना यूज होगा, 3/14 kg हाइड्रोजन यूज होगा। तो जब ये 2 kg आपको नाइट्रोजन दे रखा है, गिवन है कि 2 kg नाइट्रोजन है आपके पास, नाइट्रोजन 2 kg है नाइट्रोजन, तो 2 kg नाइट्रोजन गैस है तो 3/14 इंटू 2, ठीक है, तो आपके पास आएगा 3/7 kg आपका यूज हो जाएगा। 3/7 kg आपका जो है उतना यूज हो जाएगा 2 kg के साथ हाइड्रोजन गैस। तो बचा कितना, तो आपके पास बचा कितना, इतना यूज है कितना आपके पास 1 kg, तो आप माइनस कर दीजिए। तो रिमेनिंग कितना होगा, दैट विल बी 1 माइनस 3/7 इज इक्वल्स टू 4/7 kg आपके पास बचा रह जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट में बस इतना ही रखते हैं अभी, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस जब ज़्यादा अच्छे से बनेंगे, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके होंगे, मॉलिक्यूलरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और हमारा मोलैलिटी, तो ये सब हम लोग जब पढ़ चुके होंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से मज़ा आएगा। तो अभी तो इसको इतना ही छोड़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ओके, चलो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस क्या होते हैं। और ओके चलो, तो हमारे पास अलग अलग तरह की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और हम लोग सबको अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह से हम लोग को गिवन होता है। जैसे एक हमारे पास हो गई है नॉर्मेलिटी, एक हमारे पास हो गई है मोलैरिटी, एक हमारे पास हो गई है मोलैलिटी, ठीक है, एक हमारे पास है मास परसेंटेज, मास या मास बाई मास परसेंटेज, एक हमारे पास है मास बाई मास परसेंटेज, एक होता है हमारे पास मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, एक होता है हमारे पास मास वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। सो हम लोग इन सारे टर्म्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या होता है सबको। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी से, जो आपने पहले भी पढ़ा होता है, फिर मोलैलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो हमें हेल्प करती है किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। अब ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग सिंपल करते हैं कि इट इज़ दी, मतलब हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इट कैन बी डिफाइंड एज, number of moles of solute डिवाइडेड बाय, या तो डिवाइड का साइन लगा दो या फिर आप बोल दो डिवाइडेड बाय, और आप लिख सकते हो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लीटर ऑफ सॉल्यूशन के कितने लीटर में कितना, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन या 2 लीटर सॉल्यूशन या 10 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है, मतलब पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग निकालते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आप सिंपल कह सकते हो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मोलैरिटी मुझे निकालने, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of solution in liter. So number of moles of solute की अगर मैं बात करता हूँ, number of moles of solute कैसे लिखते हैं हम लोग, given weight upon molecular weight, ये number of moles of solute हो गया। तो volume of solution को लिख सकते हैं आप V, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर ये लीटर में नहीं गिवन है तो आप इसको लीटर को मतलब सिंपल, अगर आप लीटर को में नहीं गिवन है, ml में गिवन है, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1000 से डिवाइड। सो इफ इट इज इन ml तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। सो यू विल गेट अ सॉल्यूशन, या यू विल गेट अ फॉर्मूला WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में दे रखा होगा,
ये आपका मोलैरिटी आ जाएगा। और मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, वी डिनोटेड बाय कैपिटल एम। समझ में आया? ठीक है, तो मोलैरिटी को भी हम लोग ऐसे सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। याद रखना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी की बात, सॉल्वेंट का मास चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स यानी WB अपॉन MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यू कैन राइट इट WB अपॉन MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ये ग्राम्स में है तो 1000 आ जाएगा ऊपर, अगर ये ग्राम्स में है तो 1000 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो, हमारे पास ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पहले इजी एनसीईआरटी को हम लोग के एनसीईआरटी क्वेश्चन को ऐसा मत समझना कि बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है, बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये बेस मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट का मास कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको वेट बताना है WB, सोडियम एसिटेट CH3CON ने। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर टू मेक, कितना मतलब आपको चाहिए होगा अगर आपको 500 ml, ठीक है, 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मतलब ये मोलैरिटी गिवन है। क्या गिवन है? ये मोलैरिटी गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है? 0.5 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपको गिवन है दैट इज 500 ml आपको गिवन है। ठीक है, 500 ml आपको एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, और आपको मोलैरिटी जो गिवन है कैपिटल M दैट इज 0.375 आपको गिवन है। ठीक है, अब इसमें कह रखा है कि मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज 82, मतलब MB की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको डायरेक्ट दे रखी है दैट इज 82.02 या 82 ही मान सकते हो तुम इसको डायरेक्ट, कोई ज़रूरत नहीं उतना ज़्यादा मानने की। ठीक है, सो अब आपको बताना है कि कितना वेट चाहिए होगा, कितना वेट चाहिए होगा। तो आपके पास फॉर्मूला है कि M यानी मोलैरिटी इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो ml में दे रखा है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर। सो फटाफट से आपको ये पता है, आपको ये पता है, WB की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आएगा। तो सिंपल है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर WB की जो वैल्यू आई, जब आप सारी वैल्यूज पुट करोगे तो कितना बता रहे हो तुम लोग? 15.179। ठीक है, कि अप्रॉक्स इतना आपके पास वेट आएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपसे कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछी गई होगी, या तो मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी या फिर कोई ना कोई चीज़ पूछी गई होगी। ठीक है, ये मोलैरिटी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में ही आते हैं सब एक तरह से। तो अभी मेरे पास यहाँ पर दे रखा है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। जब मोल पर लीटर की बात आ गई ना, तो मोल पर लीटर का मतलब क्या हुआ? मोलैरिटी पूछी गई है। मोलैरिटी आपसे क्या पूछा गया है? मोलैरिटी पूछी गई है। ठीक है, इट इज बीइंग आस्क्ड कि आप मोलैरिटी बताइए कि कितनी मोलैरिटी होगी, क्योंकि मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो होती है। सो नंबर ऑफ मोल को हम लोग क्या लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में मोल, और लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होता है? लीटर में। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? मोल पर लीटर। तो जब भी मोल पर लीटर लिखा होगा इसका मतलब है कि वो मोलैरिटी पूछी गई है। समझ में आया? अभी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको C12H22O11 शुगर दे रखी है। ठीक है, और वो डिसॉल्व, मतलब क्या क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन इफ 20 ग्राम इज डिसॉल्व इन एनफ वाटर टू मेक इट, मतलब वॉल्यूम जो है वो 22 लीटर हो गया, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है
वो सॉल्यूशन का वो 2 लीटर हो चुका है। तो आप मुझे बताइए कि कितना मोलैरिटी होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स आपको बताने होंगे कि अगर 20 ग्राम डिजोल्व की गई, मतलब शुगर जो है वो इफ इट्स 20 ग्राम इज डिजोल्व इन अ वाटर में, ठीक है, टू मेक इट फाइनल वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर हो चुका है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 2 लीटर है, 2 लीटर है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 2 लीटर है। नंबर ऑफ मोल्स बताने के पास 20 ग्राम में कितने होंगे। तो आप C12H22O11 का मॉलिक्यूलर वेट बताइए कितना होगा। हम लोगों ने सिंपल वे में कैलकुलेट किया कि इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए शुगर के लिए क्या करेंगे, आपको 20 ग्राम गिवन वेट है अपॉन 342 यहाँ पे रख दीजिए। सो आपके पास आ जाएगा 20 अपॉन 342 इंटू 2, ठीक है। वो जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज, आप लोग उसको वही मोलैरिटी होगी, तो दैट विल बी 10 अपॉन 342 मोल पर लीटर आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा शुगर का। गॉट इट? अरे यार इतनी देर से रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, कोई नहीं। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज एक्चुअली, इस क्वेश्चन में गिवन है आपको कि डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल अगर दे रखा है दैट इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड टू मेकिंग, कितना वॉल्यूम आपको चाहिए, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड, मतलब कितना वॉल्यूम चाहिए होगा किसका, मिथेनॉल का, टू रिक्वायर्ड मतलब कितना चाहिए होगा अगर आप उसका 0.25 मोलर सॉल्यूशन बनाना चाहते हो तो। और अगर कोई मतलब नहीं दिया हुआ होता, यानी कोई चीज़ अगर नहीं दी हुई होती तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो किस में है, पानी के अंदर है, यानी इसमें सॉल्वेंट का नाम का जिक्र नहीं किया गया है, सॉल्वेंट का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो मतलब पानी के अंदर मिलाना है उसको, ठीक है, समझ में आया। अभी आपको जो गिवन है ये डेंसिटी गिवन है, किसकी डेंसिटी गिवन है, ये आपको जो डेंसिटी गिवन है बेटा, ये मिथेनॉल की डेंसिटी गिवन है, मिथेनॉल की। तो अगर आपको डेंसिटी गिवन है, एक मिनट, तो वो हमेशा हमें हेल्प करता है कि हमें अगर मास पता चल जाए तो उससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यानी किसी चीज़ का मास पता चल जाए और उसकी हमें डेंसिटी पता हो, तो डेंसिटी एक ऐसा रास्ता है, अगर आपको मास पता है और डेंसिटी पता है तो आप वॉल्यूम में जा सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, इनका रिलेशन होता है। इनमें से अगर कोई भी 2 पता होते हैं तो तीसरा हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है कि जो मोलैरिटी आपको गिवन है दैट इज 0.25 आपको गिवन है, ठीक है। एम जो लिखा हुआ है कैपिटल एम, इसका मतलब ही क्या है कि ये मोलैरिटी दी हुई है, यानी इतने मोल पर लीटर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे, एक बात मुझे बताइए, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास कहीं भी मोलैरिटी लिखी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि m इज इक्वल टू 0.25 मोल पर लीटर, तो इसका क्या मतलब है, इससे क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो इससे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हर 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.25 मोल जो है वो सॉल्यूट के हैं, और यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, मिथेनॉल है हमारा, यहाँ पर सॉल्यूट क्या है हमारा, दैट इज मिथेनॉल, ओके। तो हर एक किसमें बेटा, हर एक 0.25 किसमें, हर एक, सो इसमें हमेशा याद रखना कि हमेशा हर 1 लीटर में 0.25 मोल जो है वो किसके प्रेजेंट है, इसमें अगर हमें एक मोलैरिटी दे रखी है तो उसका मतलब होता है कि 0.25, अगर हमें ये मोलैरिटी दे रखी है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि 0.25 मोल जो है सॉल्यूट के वो प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आपको 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, आपको 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। तो बताओ 1 लीटर में अगर आपको 0.25 मोल चाहिए तो 2.5 लीटर में कितने मोल आपको चाहिए होंगे, कितने मोल आपको चाहिए मिथेनॉल के। आपको पता है कि अगर आपके पास मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी का मतलब हो गया कि 0.25 मोल्स ऑफ मिथेनॉल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको क्या चाहिए, आपको मोल चाहिए, तो आप लिखिए यहाँ पे कि 1 लीटर में आपको मिलते हैं 0.25 मोल। मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं समझा रहा हूँ। 0.25 मोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो 2.5 लीटर में कितने प्रेजेंट होंगे, 2.5 लीटर में जाहिर सी बात है 0.25 इंटू 2.5 मोल, ठीक है। तो कितना होगा 0.25
0.625 मोल आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये इतने मोल आपको चाहिए होंगे किसके किसके मीथेनॉल के, अगर आपको 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है तो, ठीक है ठीक है ठीक है। और वो भी कितने मोलैरिटी का, 0.25 मोलैरिटी का। तो ये हमने निकाल लिया कि भाई इतने मोल हम लोग को चाहिए। अब आपको पता है कि आपको पहले क्या पता करना है, आपको पता करना है वॉल्यूम ऑफ मीथेनॉल, ठीक है। तो पहले आप मास पता कर लीजिए। तो जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, बेटा ध्यान समझो सब, जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पता होते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास पता है, एमबी पता है, तो आप वेट निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने चाहिए, 0.625 मोल चाहिए बनाने के लिए। और मॉलिक्यूलर मास बताइए कितना होता है, इसका कैलकुलेट करिए मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो यहाँ पर आपने लिखा कि आपको 32 चाहिए ये, और WB चाहिए आप, तो WB आप निकाल लोगे यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करके। तो WB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, WB इज इक्वल्स टू 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 32, आप बताइए कितना आएगा। सो यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करी और हम लोग को मिला कि आपको 20 ग्राम एक्चुअल में मिथेनॉल चाहिए अगर आपको 0.25 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, और आपका सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम होना चाहिए वो 2.5 लीटर होना चाहिए। तो आपको 20 ग्राम उसके अंदर मिथेनॉल डालना होगा। 20 ग्राम मिथेनॉल तो नहीं पूछा हमसे, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम में जाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा रिलेशनशिप है कि आप इससे जा सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी जो गिवन है आपको वो एक्चुअली में किलोग्राम पर लीटर के हिसाब से गिवन है कि इतने केजी बनेगा, मतलब इतने केजी मतलब किलोग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको गिवन है, ठीक है। सो आप लीटर में ही वॉल्यूम निकाल लीजिए, ठीक है। तो डेंसिटी आपको गिवन है 0.0793 किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। आपको वॉल्यूम पता करना है। अब मास जो है आपको, जब डेंसिटी आपने किलोग्राम पर लीटर में लिया है, जब आपने ये किलोग्राम पर लीटर में लिया है, तो इतना समझिए कि आपको मास भी जो है, जो आपने 20 ग्राम निकाला है, वो मास भी आपको किस में लेना होगा। तो अभी आपको यहाँ पर जो ले रखा है आपने, वो ले रखा है केजी पर लीटर में। वॉल्यूम भी जो आएगा वो लीटर में आएगा आपका, लेकिन आपके लिए क्या लेना होगा यहाँ पर जो मास है ना, जो आपका 20 ग्राम आया है मास, वो एक्चुअली आपको केजी में लेना होगा। तो आप इसको 20 ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट 0.02, तो 0.02, ठीक है, आपके पास मास है। आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाय 0.93, जितना भी आएगा वो उतना वॉल्यूम लीटर में होगा। अगर आप उसको लीटर में नहीं कन्वर्ट, तो फिर आगे आप इसके डेसिमल्स हटा दीजिए, यहाँ पर आप 0 लगा दीजिए, 3 डिजिट पर डेसिमल यहाँ पर, 3 डिजिट पर डेसिमल यहाँ पर, दैट विल बी 20/793 लीटर आ जाएगा। अगर आप उसको ml में कन्वर्ट करना है तो आप 20 × 1000/793 कर दीजिए, फिर जो आंसर आएगा वो ml में होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड इन ml। सो आज के लिए इतना ही, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है, ठीक है। सो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास।